तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी सुना उससे पहले आप लोगों में से चाहे जितने लोग हैं जो डेली सुनते हैं, चाहे मेरी हो या फिर किसी और की कहानी हो, तो हर कहानी में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि जो भी रिश्ते होते हैं उनमें जो भरोसा है, कहानी ख़त्म होते होते उन रिश्तों के भरोसों का एक तरह से गला घोट दिया जाता है। चाहे जितने रिश्ते हों, सारे रिश्ते कलंकित हो चुके हैं, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे बाप बेटी का रिश्ता हो। तो फिर ऐसी कहानियों को सुनने के बाद, ऐसी कहानियों को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं ये लगता भी है कि अब समाज में अपनापन कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन इन सब के उलट कभी कभार कुछ ऐसी कहानियाँ भी निकल के सामने आती हैं, ये सुनने के बाद लगता है कि नहीं, अभी इंसानियत जो है कहीं ना कहीं घुटी घुटी सांसें ले रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिसालें हैं जहाँ पे लगता है कि हाँ, रिश्ते नाते क्या कुछ होते हैं वो पता चल जाता है। और ठीक है, ऐसी ही कहानी निकल के सामने आई है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। दरअसल इसी फिरोजाबाद में एक 32 साल के युवक का कैंसर से निधन हो जाता है। अब कैंसर से अभी कल शाम को 6 बजे जब डेथ हुई तो फिर रात भर तो बॉडी रखी गई। उसके बाद फिर सुबह सुबह ये हुआ कि चलते हैं अंतिम संस्कार करने। अब बॉडी अंतिम संस्कार के लिए जाती है। जाने के बाद फिर सारे क्रियाक्रम होते हैं, जो पिंडदान होता है 3 जगह, वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर लाश को बाकायदा नहलाई गया। नहलाने धुलाने के बाद फिर वो कफन पहना के चिता पे रखा गया। उसके बाद फिर मुखाग्नि दी गई। अब जैसे ही आग चिता में लगा दी जाती हो तो आप लोग में से जो लोग गए होंगे लाश को जलवाने, वो जानते होंगे कि फिर लगभग लोग लाश से दूर हो जाते हैं। जो कुछ बहुत अपने होते हैं, जिनको बहुत गहरा धक्का लगा होता है, वो लाश के पास ही खड़े रहते हैं, अपने सगे संबंधी को जलते हुए देखते हैं। और ऐसा ही कुछ इस मरने वाले शख्स के साथ भी होता है। इसका एक दोस्त था जो वहीं पे खड़े खड़े देखता रहता है अपने दोस्त को जलते हुए। और जैसे ही 10-20 मिनट गुजरते हैं और चिता एकदम भभक रही थी, तभी अचानक से उस लड़के को क्या सूझती है, उसके दिमाग में क्या आता है, उसकी सेहत पे क्या असर होता है कि फिर अचानक से जब तक लोग देखते हैं, वो जो लड़का था उसका दोस्त मरने वाले का, वो चिता के अंदर। अब वो चिता के अंदर, अब फ़ौरन सारे लोग आनंद फानन में भाग के वहाँ पहुँचे कि क्या हुआ क्या हुआ। जैसे तैसे करके बांस वगैरह से धक्का देके उस दूसरे लड़के को चिता से नीचे उतारा गया। और जब तक उतारा गया सारी चीज़ें हुई, चूँकि लगभग लोग दूर बैठे थे, तो फिर तब तक मान के चलिए कि जब तक उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि 90% ये जो शख्स है ये भी जल चुका है। अब 10% बॉडी में चीज़ें बची हैं और 10% बचने का मतलब आप ना ही समझिए। तो एक तरफ जहाँ सारे रिश्तों का खून हो रहा है, वहीं पे एक ऐसी मिसाल भी है कि एक दोस्त जल रहा था तो दूसरा दोस्त बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसी की चिता पे जाके गिर गया या कूद गया, और उसके साथ भी वो चीज़ें हुई कि वो 90% तक जल गया। तो एक बड़ी हैरान करने वाली खबर थी। अब आज की कहानी का रुख करते हैं, जिसके लिए आपने वीडियो ओपन किया है। और आज की कहानी बिहार की है। बिहार में एक जगह लगती है गोपालगंज। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो गोपालगंज का नाम सुन रखे होंगे। और इसी गोपालगंज में एक गांव लगता है लाड़पुर। और इसी लाड़पुर में एक शख्स जिसका नाम था मोहम्मद मियाँ। मोहम्मद मियाँ लगभग 39 साल इनकी उम्र थी। परिवार में और कोई था नहीं, इनकी पत्नी थी और 6 बच्चे थे। 6 बच्चों में से 3 बेटे थे, 3 बेटियां थी। एक बेटी की इन्होंने शादी कर दी थी, बाकी 2 बेटियां और 3 बेटे अभी बचे हुए थे। जो मोहम्मद मियाँ थे वहीं के एक मंडी लगती है, मछली मंडी, वहीं पे ये मछली वगैरह पाले होते हैं और वहीं से फिर ये मछली वगैरह बेचते हैं और उसी से अपने घर का खर्च चलाते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती हैं। बच्चे जिनको जहाँ पढ़ना होता है वहाँ पे जो मोहम्मद मियाँ है पढ़ाते हैं। पत्नी की भी जो कुछ इच्छा होती है, पत्नी की भी इच्छा पूरी करते हैं। आसपास के इलाकों में चूँकि मछली के अच्छे खासे ये डीलर थे, अच्छे खासे ये बिजनेसमैन थे, तो आसपास के इलाकों में भी इनका अच्छा खासा नाम था। किसी के घर शादी वगैरह का कोई फंक्शन हो और मछली वगैरह चाहिए हो, आमतौर पे कई शादियों में नॉनवेज की व्यवस्था होती है, तो अगर किसी को चाहिए हो तो फिर वो मोहम्मद मियाँ से कांटेक्ट करते हैं। मोहम्मद मियाँ उनको मछली वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं। इस वजह से इनके इलाके में जो अभी तक खबर आई है कि मोहम्मद मियाँ का जो नाम था, एक तरह से मोहम्मद मियाँ के नाम की तूती बोलती थी उस पूरे इलाके में। पूरे इलाके में नाम, अच्छा खासा रुतबा, अच्छा खासा पैसा, सारी चीज़ें ठीक ठाक। धीरे धीरे वक्त गुजरा, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और
इधर चूँकि अब गर्मी का भी मौसम आ रहा तो मछली पालन में ये अपने दिन रात डूबे हुए थे। नए नए तालाबों को खुदवाना और उसमें पानी वगैरह डालना, और आमतौर पे इसी महीने में जिनको मछली के बच्चे डालने होते वो भी कर देते हैं। अब ये चीज़ें लगातार कर रहे थे, लगातार ये अपनी लाइफ में बिजी भी थे। उसके बाद देर रात तक ये घर पे आते, आने के बाद खाना खाते, खाना खाने के बाद घर के बाहर सो जाते। और ऐसे ही 21 तारीख को, यानी 21 मई, आज से आप जोड़ के देखिए तो बामुश्किल 5 से 6 दिन पहले, 6-7 दिन पहले, यानी 21 मई साल 2023 को ये रात को अपने घर पे आते हैं। आने के बाद इनकी जो पत्नी थी नूरजहां खातून, उससे कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। नूरजहां खातून भी चूँकि भाप लेती है कि जो उनके शौहर हैं वो बेचारे थके हुए हैं, काम में बिजी थे, तो फिर फ़ौरन नूरजहां खातून उनको खाना देती है। देने के बाद मोहम्मद मियाँ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर बाहर निकल जाते हैं। बाहर उनकी चारपाई थी और उसी चारपाई पे सोने लगते हैं। अब सोने लगते हैं, बाकी घर वाले सदस्य भी खा के अपने अपने बिस्तर पे। उसके बाद फिर रात हो जाती है और जैसे ही रात के 2 बजते हैं, यानी 21 की रात को ये सोए थे और 22 तारीख की सुबह 2 बजे अचानक से 2 गोली की आवाज़ आती है। अब 2 गोली की आवाज़ तो घर वाले फ़ौरन जगते हैं। जो बच्चे थे वो भी चौंक के उठते हैं कि ये किस तरह का धमाका। अब फ़ौरन जैसे ही धमाके की आवाज़ सुनते हैं तो चाहे बच्चे हों चाहे नूरजहां खातून हो, भाग के घर के बाहर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। और जैसे ही बाहर जाते हैं तो बाहर जो कुछ देखते हैं उसे देखने के बाद बच्चों के मुंह से एक तरह से चीख निकल जाती है। जो पत्नी थी वो भी बदहवास कि ये कैसे हो गया। उसके बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा, आसपास के लोग आते हैं तो देखते हैं कि जो मोहम्मद मियाँ हैं उनको किसी ने गोली मार दी। अब जैसे एक गांव के भीतर कोई आराम से अपने घर के बाहर सो रहा है और कोई आए और गोली मार दे, तो देखने में भी बड़ी चौंकाने वाली बात। फ़ौरन मामला पुलिस में जाता है, पुलिस आती है। तब तक इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पे इनको मृत करार दे दिया जाता है और बताया जाता है कि गोली लगने से ऑन द स्पॉट इनकी मौत हो गई थी। अब जैसे ही ये मामला पुलिस में जाता है तो पुलिस वाले एक तरह से चौंक उठते हैं, क्योंकि अगर किसी को गला घोंट के मारा जाए या फिर कुछ ऐसी तरीके से मारा जाए तो ये चीज़ें तो गांव में पॉसिबल है, लेकिन इस तरह से सामने से गोली मारना गांव के लेवल के हिसाब से ये चीज़ें थोड़ी सी नई हैं। क्योंकि गोली मारने का मतलब आवाज़ होगा, आपको भागने का मौका चाहिए। किसके किसके पास गन है गांव में लगभग ये भी चीज़ें लोग जानते हैं, तो यहाँ से भी बातें मुश्किल होती हैं। तो गोली मारना अपने आप में एक बड़ी विभत्स क्राइम में से आएगा कि अचानक से कोई आए और गोली मार दे। तो पुलिस वाले भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। इधर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में भी क्लियरली यही आया कि गोली लगने से मौत हुई। अब इसके बाद अगले दिन सुबह हुई, पुलिस वाले जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और जिस हिसाब से गोली की ये वारदात थी तो फिर पक्ष विपक्ष ये सारी चीज़ें भी होने लगी। क्योंकि आमतौर पे अगर किसी को ऐसे मारा जाए गला घोंट के तो फिर पार्टियां भी शांत रहती हैं, लेकिन गोली मारना मतलब इसमें तो माफिया का एंगल आता है। इस वजह से पक्ष विपक्ष होने लगा। जो एक दूसरे पक्ष विपक्ष के नेता थे एक दूसरे पे उंगली भी उठाने लगे। पुलिस वालों पे भी प्रेशर बना और पुलिस वाले जांच पड़ताल कुछ घंटे तक तो खुद ही करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि ये मामला हाथ से निकल रहा है और पुलिस वालों की बेइज्जती भी हो रही और कुछ ऐसा ठोस काम नहीं किया गया, कम से कम कुछ ऐसे शब्द ही बोल दिए जाए, और ये मैं क्यों कह रहा मैं आपको आगे बताऊंगा, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाए जिससे कम से कम मरने वाले के घर वालों को और आसपास के लोगों को थोड़ी बहुत तसल्ली मिल जाए और ये लोग थोड़े बहुत शांत हो जाएं तो फिर काम जो होगा आसान हो जाएगा। इसीलिए जो पुलिस वाले हैं एक एसआईटी का गठन करते हैं। अब एसआईटी के गठन का मतलब तो यही हुआ कि कोई बाहर से तो आएगा नहीं, या फिर ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेन या फिर कोई बहुत एक्सपर्ट आएंगे, उन्हीं पुलिस वालों में से एसआईटी बना दी जाती है। लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि एसआईटी बनी है तो फिर तगड़ा काम होगा, तो एक तरह से लोगों के अंदर तसल्ली आती है। तो फिर एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी का गठन होने के बाद फिर ये कहा गया कि पुलिस एसआईटी वाले मामले की जांच करेंगे। अब एसआईटी वाले भी फ़ौरन इस मामले को अपने कंट्रोल में लेते हैं, जांच पड़ताल भी शुरू करते हैं। और जांच पड़ताल के दौरान जब आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, खासकर घर वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी। तो घर में बच्चे तो अभी छोटे थे, घर में अगर कुछ कोई बताने लायक थी तो वो थी मरने वाली की पत्नी नूरजहां खातून। अब पुलिस वाले नूरजहां खातून से जब पूछते हैं तो फिर नूरजहां खातून कहती है कि हाँ,
पैसे को लेके कुछ मछली व्यापारियों से कुछ तो लफड़ा हुआ था, लेकिन अब एग्जैक्टली याद नहीं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो फिर ये पता करने लगते हैं कि किससे झगड़ा हुआ था, और झगड़ा पता करने के लिए फिर आसपास के लोगों से भी पूछताछ करते हैं। तो जब आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, आसपास के पड़ोसियों से, कि इसका कैसा नेचर था, क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, क्या किसी से कोई झगड़ा था, तो एक्सटर्नल झगड़ों के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल पड़ोसी बताते हैं, खासकर आसपास के लोग बताते हैं जिन्होंने अपना नाम कहा कि हमारा नाम मत लीजिएगा, वो लोग बताते हैं कि जो नूरजहां है इसका किसी से अफेयर था, और इस अफेयर की वजह से ये अपने पति से आए दिन झगड़ा करती थी। और ज़्यादा आसपास के लोगों को तो नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा झगड़ा मरने वाले का उसकी पत्नी से होता था। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो फिर पुलिस वाले बहला फुसला के पूछते हैं कि अच्छा ये बता दो कि अफेयर था तो किससे था, क्योंकि मरने वाली की पत्नी को ऐसे उठा के इस बिना पे पूछताछ नहीं किया जा सकता कि आपका किसी से अफेयर था। और आप लोग खुद भी कह रहे हैं कि नाम मत लीजिएगा, तो यहाँ से भी हम कोई क्लू नहीं दे सकते, कोई प्रूफ नहीं दे सकते। तो फिर कम से कम अगर आप ये बता दें कि किससे अफेयर था तो हम उससे कुछ उगलवा सकते हैं। तो फिर जब आसपास के लोगों से ये पूछताछ की गई तो एक नाम निकल के सामने आया, नौशाद आलम का। अब यहाँ से जब नौशाद आलम का नाम निकल के सामने आया तो पुलिस वाले भी अपनी टेक्निकल टीम का सहारा लेते हैं और नूरजहां खातून और नौशाद आलम की कॉल डिटेल को बारीकी से खंगालते हैं। बारीकी से जब कॉल डिटेल खंगालते हैं तो इस कॉल डिटेल में पुख्ता यकीन हो जाता है। यहाँ से कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे टाइमिंग पे कॉल मैसेजेस मिलते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ, इन दोनों के बीच कुछ ऐसी रिलेशनशिप है ज़रूर। फिर क्या था, जो पुलिस वाले थे वो एक गेम खेलते हैं। वो कहते हैं कि अगर नूरजहां को उठाया गया तो फिर मामला हम लोगों के ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, तो एक काम करते हैं, नौशाद को उठाते हैं। हमारे पास सबूत भी है कितनी बार कॉल हुई है, और नौशाद घर का है नहीं तो इसके प्रति किसी को सिंपैथी भी नहीं होगी, तो नौशाद को उठाते हैं। अब पुलिस वाले नौशाद को जब उठाते हैं, उठाने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो थोड़े टाइम तक तो नौशाद इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन फिर अंत में पुलिस के आगे नौशाद को टूटना ही पड़ा और उसने दो नाम लिए। एक नाम था मंसूर आलम और दूसरा नाम था परवेज अंसारी। यानी अब तक टोटल पुलिस वालों के पास 3 नाम आ चुके थे। पहला नौशाद आलम, दूसरा मंसूर आलम, तीसरा परवेज अंसारी। अब ये 3 नाम जैसे पुलिस वालों के सामने आए, पुलिस वाले इन दोनों को और उठाते हैं। अब तीनों लोग पुलिस के सामने बैठाने के बाद जब कहानी पूछते हैं तो ये तीनों लोग एक और नाम लेते हैं, और ये और नाम जो था वो जब लोगों के सामने आया तो कहीं ना कहीं आसपास के लोग भी एकदम भौचक्का। दरअसल ये चौथा नाम कोई और नहीं, इसी नूरजहां खातून का था। पुलिस वाले अब नूरजहां खातून को भी गिरफ्तार करते हैं, थाने लाते हैं। अब चारों लोग को बैठाते हैं और कहते हैं कि देखो, भांडा फूट चुका है, हमसे और मशक्क़त ना करवाओ, जो कुछ है साफ साफ बता दो, उस हिसाब से हम भी तुमसे पोलाइटली बात करेंगे, नहीं तो फिर अपना तरीका अपनाएंगे। तो फिर ये चारों लोग डरते हैं। डरने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो शायद आज कहीं न कहीं हर 10 घर में से एक घर की कहानी हो चुकी है। दरअसल जो मरने वाला मोहम्मद मियाँ था, इसकी जब शादी हुई, शादी होने के बाद ही ये चला गया सऊदी अरबिया। सऊदी जाने के बाद फिर वहाँ पे कमाने लगता है, बीच बीच में घर पे आता, 1-2 महीने रहता। रहने के बाद फिर जब ये प्रेग्नेंट होती, अब वैसे कहना तो ये सब नहीं चाहिए था, लेकिन कहानी को सही से समझाने के लिए कहना भी पड़ेगा। तो जब ये प्रेग्नेंट होती है उसके बाद ये चला जाता, फिर 1-2 साल में आता। तो फिर जब ये प्रेग्नेंट होती है उसके बाद ये चला जाता, फिर ये बच्चे को जन्म देती, तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में आने लगा कि जो मोहम्मद मियाँ है, ये आता है, मैं प्रेग्नेंट होती हूँ, उसके बाद ये चला जाता है, इसको बिल्कुल फ़िक्र नहीं है कि बच्चे कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, कम से कम बाप का एक साया रहे। और इसी बीच एक दूसरे इंसान की एंट्री होती है, नौशाद आलम। नौशाद आलम आता है, नूरजहां से अच्छी तरीके से बात करता है, अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करता है, केयर करता है। कायदे से जो अपनापन, जो लगाव उसे मोहम्मद मियाँ से मिलना चाहिए था, वो अब नौशाद आलम से मिलने लगा। तो देखते ही देखते नूरजहां और नौशाद के बीच प्यार हो जाता है, और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि दोनों अब एक दूसरे के साथ आए दिन मिलने लगे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। अच्छा, कोई दिक्कत भी नहीं थी, बच्चे छोटे थे, पति विदेश में था, तो सारी चीज़ एकदम ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन इसी बीच
आज से ठीक 5 साल पहले, यानी साल 2019 की शुरुआत में ही, साल 2019 की शुरुआत में जो मोहम्मद मियाँ है, इसका वीज़ा ओवर होता है। उसके बाद फिर भाग आता है हिंदुस्तान। वहाँ से इसने ठीक ठाक पैसे कमा लिए, तो फिर इसे लगा कि अब बच्चों के साथ रहेंगे और यहीं पे मछली का व्यापार करेंगे। तो फिर आता है, यहीं पे मछली का व्यापार वगैरह ओपन करता है। और जब यहाँ पे ये रहने लगता है तो आसपास के लोगों से घुलना मिलना भी हुआ। तो फिर जब आसपास के लोग इससे अच्छी खासी बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो फिर इसी में से किसी ने बताया कि जब तुम नहीं थे तो तुम्हारे घर पे एक नौशाद आलम का आना जाना बहुत था। अब जैसे ही मोहम्मद मियाँ ये बात सुनता है तो एक तरह से तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे कि मेरी पत्नी के बारे में ये क्या बोला जा रहा। उसके बाद फिर मोहम्मद मियाँ अपने हिसाब से तफ्तीश भी करता है, और इस तफ्तीश में जो कुछ पड़ोसियों ने, आसपास के लोगों ने बताया, वो बात एकदम 100% सही निकली। फिर क्या था, मोहम्मद मियाँ और नूरजहाँ के बीच झगड़ा भी हुआ। नौशाद को भी इसने धमकाया कि तुम मेरी बीवी से दूर रहो, लेकिन नूरजहाँ और नौशाद एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल थे कि सालों तक जब ये रोक टोक चलती रही तो फिर इन दोनों को लगा कि अब जो मोहम्मद मियाँ है, अगर ये ज़िंदा रहेगा तो फिर हम दोनों का कुछ हो नहीं सकता। तो फिर क्या करें। फिर दिमाग में आके कत्ल करते हैं, लेकिन फिर दिमाग में आया कि अगर कत्ल करेंगे तो फिर फंस जाएंगे और पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर। तो फिर कत्ल करते नहीं हैं, कत्ल करवाते हैं। और यहीं से भी 50,000 रुपये लेके जो नौशाद आलम है वो निकलता है सुपारी देने। और सुपारी देने के दौरान इसकी मुलाकात होती है मंसूर आलम और परवेज़ अंसारी से। अब ये दोनों लोग 50,000 रुपये में सुपारी ले लेते हैं। 50,000 रुपये में से फिर 28,000 रुपये की वहाँ का एक आर्म्स डीलर है, यानी असलहों का व्यापारी संदीप शर्मा, उससे 28,000 रुपये की एक पिस्टल लेते हैं। पिस्टल और गोलियाँ लेने के बाद लगभग 30,000 रुपये खर्च हो गए। बाकी 20,000 ये दोनों लोग बांट लेते हैं। उसके बाद फिर डेट, तारीख, सारी चीज़ें मुकर्रर होती है। लेकिन फिर एक दिक्कत थी कि अगर हम मारने आए और रात में लाइट कट गई तो हम पहचानेंगे कि कैसे, कहाँ सो रहा, क्या कर रहा। कभी आए भी नहीं तुम्हारे घर पे, रेकी भी नहीं कर पाए। तो इस पर नूरजहाँ कहती है कि तुम दोनों लोग बस आ जाना, बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। अब नूरजहाँ जब ये बात बोलती है, उसके बाद फिर जिस तारीख को कत्ल हुआ उस तारीख को ये दोनों लोग रात के लगभग 1 बजे पहुंचते हैं। जैसे ही गांव के करीब आते हैं तो नूरजहाँ को कॉल कर देते हैं। नूरजहाँ 1 बजे रात को इन दोनों को गाइड करती है कि हाँ, फला मोड़ से इस तरफ मुड़ जाओ, इस मोड़ से यहाँ आ जाओ, ऐसे करो वैसे करो। ये खिड़की खोल के बाकायदा देखती रहती है, दोनों शूटर घर के सामने। फिर ये फ़ोन पे बताती है कि दरवाजे की दाहिने साइड जो चारपाई है उस पे मेरा पति यानी मेरा शौहर मोहम्मद मियाँ सोया हुआ है। इसके बाद फिर ये दोनों लोग आते हैं, इशारे में बताती है कि हाँ, इतनी हाइट है, ऐसे है, यहाँ पे गोली मारो। यानी अपने पति का लाइव मर्डर ये करवाती है और अपनी आँखों से कत्ल करते हुए देखती है। अब ये कहानी जैसे पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले भी एक तरह से चौंकते भी हैं और बहुत हैरान भी नहीं होते, क्योंकि मैंने कहा कि ये भरदस घर की एक कहानी है। अब इन चारों को तो पुलिस वाले गिरफ्तार कर ही चुके थे, और संदीप शर्मा की गिरफ्तारी के लिए इस समय पुलिस जो है दबिश बना रही है। अगर संदीप शर्मा मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो शायद और अच्छी बात है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। ये बातें हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि जो डाक टिकट और जो डाक का इतिहास होता है, उसकी जो हिस्ट्री होती है, उसकी जो पढ़ाई करते हैं, उसका जो अध्ययन होता है, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो उसको हिंदी में बोलते हैं फिलाडेल्फी। और ये जो फिलाडेल्फी शब्द है ये फ्रेंच से निकला है, और इसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्पिन। फ्रेंच भाषा में इसका कुछ डाक से संबंधित मतलब होता है। तो जो हर्पिन नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने इस शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इसी से एक नया शब्द बनाया, और इसी को कहते हैं फिर, यानी जो फिलाडेल्फी है इसी को कहते हैं डाक टिकट और डाक की हिस्ट्री के बारे में जो अध्ययन किया जाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो दिया है जो थॉमस जी हैं, अवंती होरू जी हैं, नजीरा अख्तर जी हैं, और शैलेश महात्रे जी हैं, और जुल्फ़ी हैदर जी हैं, पवन कुमार जी हैं, आबिद खान जी हैं, लड्डू यादव जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, रीम अंसारी हैं सऊदी से, और अंशुमान सिंह जी हैं, और पंकज पटेल जी हैं, नरेंद्र दीक्षा जी हैं, और राज सोनी जी हैं। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए, नई नई चीज़ें आप सबके माध्यम से हम लोग सीखते हैं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि जो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है ये किसके नाम पे रखा गया है? और इस सवाल में 4 ऑप्शन है। ये सुषमा स्वराज जी हैं,
और विद्याचरण जी हैं, स्वर्ण सिंह जी हैं और पी शिवशंकर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि जो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, और इसके बारे में भी कुछ पता हो तो बताइएगा, और नहीं पता तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे।